नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है भौगोलिक चिंतन में रोमन और अंध युग को जानेंगे। इसे जानने से पहले हम यूनान में कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट छूटे हैं उसको भी इस वीडियो में ऐड करेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य था कि एक ही वीडियो में पूरे ठाट को पढ़ाना, परंतु कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको अलग अलग टॉपिक चाहिए। इस भौगोलिक चिंतन से रोमन अलग चाहिए, यूनान अलग चाहिए, तो इसीलिए मैं अलग पार्ट करके डाल रहा हूँ। पूरा वीडियो जब समग्र बन जाएगा तो मैं मैराथन भी इकट्ठा करके डाल दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। फ्री में मैं इतना डिटेल में आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी एनालाइज करा कर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नए आप यहाँ पर आए हैं मेरे वीडियो को देखने। साथ ही अदर प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर हमेशा आपको कोई भी सूचना है प्राप्त हो जाएगा। यूनान से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट था, ये आपका पहला पॉइंट है कि प्रथम विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। साथ ही गणित भूगोल के विकास में थेस अलेक्जेंडर एवं अरस्तु द्वारा किया गया था, परंतु इसे चरम पर पहुंचाने का कार्य किसने किया था? तो इरेटास्थनीज महोदय ने किया था। ये याद रखिएगा, अभी इस साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। यूनानियों ने रेखाजाल के आधार विश्व के मानचित्र को बनाने का प्रयास किया था। अगला पॉइंट है प्लेटो के जो सहयोगी थे पोन्टिकस ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन को निश्चित किया था, इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये पूछा नहीं गया था, आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही यहाँ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है अरस्तु से संबंधित। पृथ्वी को गोलाभ आकृति के विषय में दो तर्क दिए थे। पहला था गुरुत्वाकर्षण के नियम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति केंद्र की ओर जाने की होती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ऐसे जो कोटेशन है पूछते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कि चंद्रग्रहण में चंद्रमा के तल पर पड़ने वाली छाया की आकृति से भी यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोलाभ है। अगला पॉइंट है इरेस्थास्थनीज द्वारा खींची गई सर्वप्रथम समानांतर, जिसे पैरेलल कहा जाता है इंग्लिश में, हेरक्यूलिस के पिलर से भारत की छोर तक खींची गई। तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है प्रथम भारतीय मानचित्र का निर्माता जेम्स रेनॉल्ड को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से है ज़्यादा वो बता देता हूँ। देखिए, ये जेम्स रेनॉल्ड इंपॉर्टेंट है, फिर से यहाँ पर मार्टिन बेहम इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा चरम पर पहुँचाने का जो काम किया था गणितीय भूगोल को, वो इरेटास्थनी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही यहाँ पर अरस्तु का जो यहाँ पर कोटेशन है दो, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है प्लेटो ने अधिकांश सिद्धांतों का निर्माण जो किया है वो सामान्य से विशिष्ट किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इस हम विधि को निगमनात्मक विधि कहते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है अरस्तु महोदय हैं, जो प्लेटो को ठीक उल्टा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, और इस पद्धति को हम आगमनात्मक जो है पद्धति कहते हैं। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अरस्तु को हम बस याद कर लेंगे, अ से अरस्तु, और यहाँ से अ से यहाँ देखिए आप आगमनात्मक जो है या आगमनिक जो है इसे कहा जाता है। या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की जब बात होती है तो किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दे दीजिए, उदाहरण। अ से अरस्तु और उदाहरण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनानियों ने विश्व को उष्ण समशीतोष्ण और शीत कटिबंध में विभाजित किया। ये इरेटास्थनीज और हिप्पार्कस महोदय ने किया था। नेक्स्ट है आपका यूनानियों ने तापमान एवं मानव अधिवास के बीच संबंध स्थापित किया था। देखिए, तापमान और पवन के बीच में संबंध जो है हेरोडोटस महोदय पिछले ही वीडियो में बता चुका हूँ किया था। अगला जो हमारा यहाँ पॉइंट है अरस्तु ने यह बताया कि विषुवतीय क्षेत्र अधिक तापमान और ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडे होने के कारण मानव अधिवास की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। मतलब यहाँ मानव नहीं रह सकते हैं, कहाँ? आपके विषुवतीय रेखा पर, और ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ठंडा होने के कारण विषुवतीय रेखा जो है अधिक गर्म होने के कारण। ये किसने बताया? अरस्तु महोदय की ये राय थी। अगला पॉइंट है अरस्तु का यह मानना था कि जब भूगर्भ में स्थित गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती है तो ज्वालामुखी या भूकंप क्रिया आती है। तो ये बहुत पहले ही विचार कर लिए थे। और यहाँ पर हिप्पाक्रेटस के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया, तो बताने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। और रोमन की जो भी ये 5 भूगोलवेत्ता होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेबो और टालमी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी मित्र या स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो थोड़ा भी हिंदी माध्यम से आसान लगे तो अपने जो भी रिलेटिव हैं जिनको भूगोल की आवश्यकता है, फ्री ऑफ कंटेंट 10 यूनिट की यूजीसी नेट असिस्टेंट पर जो भी आप दे रहे हैं,
उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। एक भी पैसे लेने की या पेड क्लास चलाने की मेरी कोई योजना नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल लोअर क्लास से आता हूँ। तो यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट से समझेंगे, रोमन भूगोलविदता जो है मुख्य रूप से ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे कि यूनान जो है जलवायु, आपके जो है भौतिकी, इसमें योगदान दिया है। और जो हमारे रोमन भूगोलविदता है ये ऐतिहासिक और प्रादेशिक क्षेत्र में ये योगदान दिए। यहाँ से क्वेश्चन ये डायरेक्ट उठा के पूछता है कि रोमन जो भूगोलविदता है किस क्षेत्र में योगदान दिए, तो ये याद रखना, ऐतिहासिक और प्रादेशिक। अगला पॉइंट है, स्ट्रैबो ने प्रादेशिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में कार्य किया। यह भी आपको याद रखना, आगे स्ट्रैबो के बारे में हम जानेंगे। साथ ही यहाँ पर पोलिबियस और पोसिडोनियस आदि भूगोलविदता जो हैं भौतिक भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए पहले पॉइंट से स्ट्रैबो को जानते हैं। स्ट्रैबो जो है उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला, जिसे हम इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, या इसे हम कहते हैं जियोग्राफिका, में संकलित किया। याद रखिए पूछता है क्वेश्चन, अब पूछा भी है। अभी मैं एग्जाम दिया था 2021-22 में, तो वहाँ क्वेश्चन आया था कि जो है किसकी पुस्तक है जो इसे हम जियोग्राफिका कहते हैं और ये 17 खंडों में विभाजित है। तो ये याद रखिएगा स्ट्रैबो महोदय। या पूछ देता है किसने 17 खंडों में अपनी पुस्तक को विभाजित किया, तो ये स्ट्रैबो महोदय ने किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनका पॉइंट है कि स्ट्रैबो द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहला प्रयास किया गया था, इसीलिए सबसे महान है। जितने भी इनके पास जो भी यूनान के डिटेल थे, इन्होंने ही सबके सामने साक्ष्य ला के अपने पुस्तक के माध्यम से रखा था। सोचिए पूरे यूनान के जितने भी कार्य हुए थे, स्ट्रैबो अगर महोदय नहीं होते तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती। आज हम यूनान के बारे में नहीं जानते, यूनान के भूगोलविदताओं ने क्या योगदान दिया था ये हम नहीं जानते हैं। प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है, प्राप्त हमें होती है, वो मुख्य रूप से स्ट्रैबो की ज्योग्राफी या जाग्राफिका जिसे कहा जाता है से ली गई है, क्योंकि प्रारंभिक भूगोलविदता द्वारा जो भी लिखी गई अधिकांश पुस्तकें थी क्या हो गई, विलुप्त हो गई हैं। साथ ही स्ट्रैबो ने 43 ग्रंथों की रचना ऐतिहासिक स्मृति या हिस्टोरिकल मेमोरीज, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, स्ट्रैबो प्रथम विद्वान थे जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध और उसकी सभी चारों शाखाओं गणितीय, भौतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक के संबंध में लिखे हैं। साथ ही अगले पॉइंट में भूगोल एवं इतिहास के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट किया है और इसे बताने का प्रयास किया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगला पॉइंट है, स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने पहली बार एटलस और वेसुवियस पर्वत का वर्णन किया। अब वेसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत का, क्वेश्चन पूछता है कि वेसुवियस को जलता हुआ पर्वत किसने कहा था, तो ये आपको याद रखना है, हमारे स्ट्रैबो महोदय ने कहा था। साथ ही जियोग्राफिकल ट्रीटीज संकल्पना इन्होंने दिया था, इसको भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, स्ट्रैबो महोदय ने आदिवासित प्रदेशों के लिए ओकुमैन शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान में हम इकुमैन कहते हैं। तो याद रखिए अगर पूछा जाए ओकुमैन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्ट्रैबो महोदय ने किया था। ये आपको अपने दिमाग के किसी भी कोने में बैठा कर रखिए, जो भी मैं घेर रहा हूँ ये आपको दिमाग के किसी ना किसी कोने में आपको रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं और वहाँ पर अगर क्वेश्चन आ गए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पर वही बात हो जाएगी कि पढ़े थे याद नहीं है, तो इससे आपका रिजल्ट क्या होगा, खराब ही बनेगा। अगला पॉइंट है स्ट्रैबो के बारे में, स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत अर्थात ऑब्लॉन्ग माना था, ये आपको याद रखना, ये भी पूछा है एग्जाम में। जितना पूछा मैं यहाँ पर ब्लू टिक कर दिया, वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकेंड भूगोलविद हैं प्लिनी महोदय, इनको आप थोड़ा सा है जान लीजिए। हिस्टोरिया नेचुरलिज, ये पुस्तक इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसे कंठस्थ कर लीजिए, ये याद ही रखना आपका। साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड, जीवन विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था इन्होंने इस पुस्तक में। अगला इंपॉर्टेंट है टालमी महोदय, ये सीक्वेंस में लिखा हूँ, ये आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो इनका कार्य क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है खगोल विज्ञान में, ये आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछा है कि ऑप्शन दे दिया 4 और पूछ दिया कि खगोल विज्ञान में किसका सबसे ज़्यादा कार्य क्षेत्र रहा है, तो टालमी महोदय वहाँ पर आंसर सही थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो टालमी महोदय के पहले पॉइंट से जानते हैं, इन्होंने क्या किया था, गणित, भूगोल, मानचित्र कला, सामान्य भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इनका जो अल्मा जो
गस्ट जो है इनकी पुस्तक है और ये पुस्तक जो है गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया है, विस्तृत ग्रंथ है। ये अल्मागस्ट मिलान द कॉलम में या अल्मागस्ट किसने लिखा ये पूछा गया है। अन्य जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें उसको बता देता हूँ। ज्योग्राफिया सिंथेटिक्स, इसके बाद से भूगोल की रूपरेखा जो इंग्लिश में द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, इसके बाद से एनालिमा और ज्योग्राफिया, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ यहाँ नोट कराना चाहता हूँ, जो भी पुस्तकें अगर छूट जाएंगी मैं एक समग्र पुस्तक के वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपको पूरे पुस्तक का जितने भूगोल के भूगोलवेत्ता पुस्तक लिखे सारे इम्पोर्टेंट एक वीडियो में बता दूंगा, तो ये आप चिंतित मत होइएगा। अगला पॉइंट है गणितीय भूगोल के क्षेत्र में टालमी का मुख्य योगदान प्रक्षेपों की रचना है। उसने शंक्वाकार कोनिकल प्रक्षेपों का रूपांतरण किए हैं एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमी प्रक्षेपों का प्रयोग किया है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के लिए त्रिविमी प्रक्षेप का प्रयोग किसने किया, तो ये हमारे जो हैं टालमी महोदय हैं। और कोनिकल जो है प्रक्षेपों का रूपांतरण किया किसने, तो ये हमारे जो है टालमी महोदय। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम मानचित्र के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश और देशांतर शब्दों का प्रयोग किसने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हमारे टालमी महोदय ने किया था। ऐसे विद्वान हैं जिसे साहित्यिक चोर भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इन पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चोरी करके किसी से कॉपी करके एटिचिट अपने बुक में लिख दी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ क्योंकि उसने मेरिनस ऑफ टायर एवं हिप्पाकर्स के कार्यों का प्रयोग किया था, तो कॉपी कर लिया था। तो ये आपको याद रखना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, साहित्यिक चोर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टालमी के अनुसार भूगोल वो विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। ये तो उठा के कोटेशन ही पूछ दिया था एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। टालमी का मुख्य उद्देश्य खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व को मानचित्र का सुधार करना था। अगला पॉइंट है टालमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था। इस मानचित्र की दो विशेषताएं हैं, उसे हम जान लेते हैं। शंक्वाकार तो मैं आपको ही पहले ही बता दिया हूँ। पहली विशेषता है अक्षांश और देशांतर रेखा पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। दूसरी विशेषता है विश्व मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन किया। ये देखिए कि जितना दिन ज़्यादा है उसको उष्ण मान लिए होंगे, जितना दिन कम हो उसे आप शीत मान लेंगे, शीतोष्ण मान लेंगे। इसी आधार पर इन्होंने क्या किया था, विभाजित कर दिया था और पूरे विश्व के मानचित्र को ध्रुव के साइड में कर देंगे कि ये शीत कटिबंध, उससे नीचे आएगा समशीतोष्ण। यहाँ पर सूर्य की रोशनी जैसे जैसे पड़ेगी, एग्जाम्पल स्वरूप आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा सूर्य है, अब ये विषुवत रेखा है, अब ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब 23.5 अंश अक्षांश यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ेगी, तो ये पड़ेगी विषुवत रेखा पर। अब ज़्यादा यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ी तो इस कारण यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, ये बता देंगे। ऐसे करके धीरे से यहाँ से 23.5 से ज्यों ऊपर जाएंगे तो और तापमान यहाँ पर कम होता जाएगा। यहाँ पर ध्रुवीय ओर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। इस आधार पर इन्होंने क्या किया, जलवायु खंडों में क्या किया, विभाजित कर दिया था। अगला पॉइंट है प्रथम विद्वान थे जिन्होंने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की, साथ ही मानचित्र पर इसे अंकित किया, तो ये टालमी महोदय ने किया था। अगला पॉइंट है टालमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर अंकित किया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वोल्गा भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। और साथ ही उसने गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में बताया था। तो ये तो उठा पूछा था कि गंगा के सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में किसने बताया था, तो ये टालमी महोदय ने बताया था। अगला पॉइंट है टालमी महोदय ने ये कल्पना की थी कि दक्षिण में एक महाद्वीप है। ये वास्तव में तब पता चला जब हमारे जो 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक महोदय गए थे और इन्होंने खोज निकाला था किसको, अंटार्कटिका महाद्वीप को। और इसी के बारे में किसने कल्पना की थी, टालमी महोदय ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हिंदी में लिख के दे देता है इमेगो मुंडी, तो टालमी महोदय यहाँ पर आंसर सही होंगे। अगला पॉइंट है टालमी के ही लेखों में खोज के महान युग में भूगोलकताओं एवं अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि के खोज की प्रेरणा प्रदान की थी। तो यहाँ से क्या पूछेगा, टेरा इनकॉग्निटा, ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में उठा के और पूछ देता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सही है। तो टालमी महोदय ने टेरा इनकॉग्निटा, ये आंसर सही होगा। तो ये आपको याद रखना, ये शब्द है, आपको रटना ही रटना है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखिए मैं पूरा लिख दिया हूँ, आप इसे पढ़ भी सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी, और साथ ही आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं।
तो आप याद रखिएगा चौथे पर सोनिलस महोदय जो आते हैं। लास्ट भूगोल वक्ता जो है 5वां पोम्पोनियस मेला है, इनको हम जान लेते हैं और ये लास्ट हैं रोमन के, यहाँ पर एंड हो जाएगा बारे में जो भी भूगोल वक्ता हैं। तो इनकी पुस्तक 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी, याद रखना है कौन सी भाषा, लैटिन भाषा। और प्रथम जो खंड है कास्मोग्राफी और दूसरा जो है द्वितीय खंड है डी कोरियोग्राफी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अंध युग के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजीटी एग्जाम जो 2021 का हुआ था वहाँ पर पूछा था कि अंध जो युग है इसका कब से कब तक रहा या कब से कब तक चला था। तो याद रखना 300 एडी से 1200 एडी, 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में अंध युग माना जाता है, ये आपको याद रखना। ये आपके सीक्वेंस में यूजीसी नेट 2022-23 के एग्जाम में भी पूछा गया था। वहाँ पर दे दिया था कि यूनान भूगोलविद्ता, फिर से आपको दिया रोमन, फिर से आपको दिया अंध युग, फिर से अरब। इस सीक्वेंस के अनुसार अंध युग को तीसरे पे मानना चाहिए, लेकिन ये चौथे पे माने थे, अरब को तीसरे पे मान लिया था, तो ये इसलिए गलत हो गया था। अब देखिए इस युग को यूरोप के विकास में अंध युग डार्क एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, भूगोल का शून्य हो गया था। भूगोल का क्या हुआ, शून्य, जीरो हो गया था। भूगोल का विकास ही नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। इस समय क्या हुआ था, सारे यूरोप में पादरियों का राज आ गया था और इस राज में सिर्फ धर्म का प्रचार हुआ। अब यहाँ पर एक सिंबल है, इसे मैं लगाया हूँ, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये सिंबल इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या ओ के अंदर क्या है, टी है, क्या है यहाँ पर देखेंगे ये ओ बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पर टी है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर आपका इसके टी के जो है यहाँ पर आप इस सेक्शन में देखेंगे, इस सेक्शन में जो सेक्शन है ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया पश्चिम, और ये आपका साउथ हो गया यस से। पश्चिम और दक्षिण के बीच में आपको यूरोप देखने को मिलेगा और पूर्व और साउथ के बीच में आपको वही अफ्रीका देखने को मिलेगा और फिर से पूरे उत्तरी जो एरिया है इसमें जो है एशिया देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको स्वर्ग का सिंबल देखने को मिलेगा। देखिए जो भी मैं वहाँ पर चर्चा किया था उसमें बताया गया ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण बाइबल के विचार भूगोल पर छा गए थे, मतलब इसीलिए अंधयुग कहा जाता है क्योंकि ज्ञान की बात हो ही नहीं रही थी। अंधाधुंध जो है लोग पादरियों की बातों विश्वास कर रहे थे, जो पादरी बोल रहे थे बिना किसी साक्ष्य के वो लोग मान लेते थे। अगला पॉइंट है पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरी नुमा बताया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी है सारे पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है जिसके केंद्र में ईसाइयों के धार्मिक स्थल यरूशलेम को प्रदर्शित किया गया, जो भी मैं बताया हूँ कि वहाँ पर देखिए एक सिंबल था और इस काल को क्या कहा जाता था, ओटी जो है मानचित्र का युग कहा जाता था, ये आपको याद रखना। ओटी पूछ दे या टीओ पूछ दे, ये आपको याद रखना है। ऐसे एग्जाम में उठा पूछ देता है कि टीओ मानचित्र का युग किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है अंध युग है, इसी को कहा जाता है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए जो वहाँ पर बात किया गया यरूशलेम यही है, ये दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको ज्योग्राफी फ्री में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम करेक्ट करना है, तो उन्हें शेयर जरूर कीजिए। इससे मेरा एक फ़ायदा है कि मैं जो मेहनत किया हूँ उससे यूट्यूब के माध्यम से मुझे कुछ इनकम प्राप्त हो जाएंगे।